Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और आज हम बात करेंगे ट्विटर की पॉलिटिक्स की, और ख़ास करके जिस तरह से यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया जायंट ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। न सिर्फ उनके ट्विटर इनके खिलाफ, बल्कि इंडिया का जो हेड ऑफिस है, इंडिया का जो कॉरपोरेशन है, और साथ में 7 अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है कि किस तरह से कम्युनल डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की गई, किस तरह से बिना वेरीफाई किए गए एक घटना को एक आगे अंजाम तक, यानी कि उसको कम्युनल ट्विस्ट देने की कोशिश की गई। क्या है इंटरमीडियरी जो पॉलिटिक्स है, इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म होने के फ़ायदे नुकसान, और क्या ट्विटर जो अपना इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म का जो रुतबा है वो खो चुका है जिस तरह की आईटी मिनिस्टर ने कहा है, और क्या इसके रिपरकशन हो सकते हैं। क्या ट्विटर इंडिया के जो ऑफिशियल हैं वो अरेस्ट भी हो सकते हैं इस एफआईआर होने के बाद, और क्या सरकार जो सोशल मीडिया जाइंट्स हैं या फिर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पे दबाव बनाना चाहती है, या फिर कहीं ना कहीं ट्विटर अपने मन मुताबिक एक अपने मनमाने अंदाज से भारत की जो बड़ी डेमोक्रेसी है उसमें घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में, ट्विटर की पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले इस मामले की शुरुआत हुई कि 72 साल के एक व्यक्ति जिनका की वीडियो वायरल हो गया, और उस वीडियो में उन्हें पीटते हुए दिखाया गया था, और किस तरह से उनकी दाढ़ी काट ली गई, और बाद में जो वीडियो अपलोड हुए उसमें ये भी कहा गया कि उन्हें जय श्री राम कहने के लिए विवश किया गया, और इसे कई सारे लोगों ने रिट्वीट किया, और ये वीडियो काफ़ी दिन तक ट्विटर पे पड़ा रहा। और उस मामले की तहकीकात करने के बाद यूपी पुलिस ने ट्विटर और 7 अन्य लोगों के खिलाफ, जिसमें कई सारे जर्नलिस्ट हैं, कुछ न्यूज़ पोर्टल हैं, उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है कि इन सारे व्यक्तियों ने कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। और ख़ास करके ट्विटर पे सरकार का निशाना है कि ट्विटर ने जिस तरह से इस प्लेटफॉर्म का, जिस तरह से दूसरे किसी केसेस में, यानी कि जो ख़ास तौर से आप संबित पात्रा का केस ले सकते हैं कि संबित पात्रा के केस में उनके ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी में डाला गया था, तो वैसे ही इस वीडियो को इतने दिनों तक प्लेटफॉर्म पर क्यों रहने दिया गया, उसे मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी में क्यों नहीं डाला गया, ट्विटर क्यों एक तरह से अपनी मनमानी कर रहा है भारत की डेमोक्रेसी में, और क्या वो सेलेक्टिव है, कुछ जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनके प्रति उसका एक जो रुख है वो नेगेटिव है, नकारात्मक है, और ट्विटर इंडिया के जो ऑफिशियल हैं या फिर उनके जो गेटकीपर्स हैं या उनके फिर जो इंजीनियर्स हैं वो लिबरल विचारधारा के हैं, लेफ्ट ओरिएंटेड हैं, और वो खास करके राइट विंग जो एक्टिविस्ट हैं, राइट विंग नेता हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं वो बायस्ड अप्रोच रखते हैं। तो सरकार को ये पहला मौका मिला है जहां पर जो सरकार के नए आईटी रूल्स जो फ्रेम किए गए थे और जिसकी लागू होने की अंतिम जो तिथि थी वो 25 मई थी, और उसमें कई सारे ऐसे प्रोविज़न थे जिसमें कि कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, उनको कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिसमें कि उन्हें अपने ग्रीवांस ऑफिसर, खास करके अगर सरकार की तरफ से किसी आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट पे सरकार की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज की जाती है तो उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, और साथ ही एक टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए। काफ़ी दिनों तक सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो सोशल मीडिया जाइंट ट्विटर ने अपने जो ग्रीवांस ऑफिसर हैं, रिड्रेसल ऑफिसर हैं, उनकी नियुक्ति नहीं की, और जो डेडलाइन था वो पार हो गया, और उसके बाद जो आईटी रूल्स के तहत वो उन्हें जो फ्रीडम मिली थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, और अब वो भारतीय कानून के तहत वो इंटरमीडियरी का जो उन्हें रोल मिला हुआ था उससे वो कहीं ना कहीं बाहर हो गए हैं, और उन पे सारे वो इंडियन पिनल कोड के तहत जो मीडिया जाइंट्स को मिले होते हैं अधिकार, उससे उलट उन पे अब इंडियन पिनल कोड के तहत कोई भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अब सवाल है कि सबसे पहले ये जो मामला हुआ था, इस मामले की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने प्रारंभिक तौर पे 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ट्विटर इंडिया है उसका ये कहना है कि उन्होंने रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है उसको मजबूत किया है, और ख़ास तौर पे उन्होंने कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति की है। लेकिन जो सरकार का कहना है, सरकार ने इस पूरे मसले पर
आईटी मिनिस्टर जो रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने कई सारे आज एक के बाद एक ट्वीट किए हैं और उस ट्वीट का जो कुल मिलाकर खाका है वो ये कहता है कि ट्विटर इंडिया ने किस तरह से भारत का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उन्होंने उसको वायोलेट किया है और किस तरह से खास करके यूपी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो कहा है कि जो यूपी में ट्विटर इंडिया ने किया है वो एक तरह से ट्विटर की आर्बिट्रेरीनेस इन फाइटिंग फेक न्यूज़ दिखाता है, यानी कि फेक न्यूज़ के खिलाफ जो उनकी लड़ाई है वो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से उनका दोगला रवैया दिखाता है। फैक्ट चेकिंग मैकेनिज़्म को लेकर ट्विटर काफ़ी उत्साहित रहा है, लेकिन जो यूपी का केस है उसमें उसने फैक्ट को चेक नहीं किया और ख़ास करके वो वीडियो जो था ट्विटर के हैंडल पे काफ़ी दिनों तक पड़ा रहा। रविशंकर प्रसाद ने ये भी कहा है कि ये तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, जो यूएस की कंपनियां हैं, वो लोकल लॉज को तो फॉलो करती हैं उन देशों में, लेकिन उन्हें भारतीय कानून को फॉलो करने में क्या आपत्ति है, भारतीय कानून को क्यों नहीं फॉलो करना चाहती। और ख़ास करके उनका इशारा उस तरफ भी था कि किस तरह से हाल के दिनों में एक मनमाने ढंग से ट्विटर इंडिया ने काम किया है, जिसमें कि अगर उसका पुराना इतिहास देखें तो किस तरह से जो डेली राइट्स हुए थे और उसके बाद पिछले दिनों में जब किसान आंदोलन हुए तो उस समय सरकार की तरफ से ढेर सारे करीब 400-500 ऐसे हैंडल को उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उनके पोस्ट को डिलीट करने के लिए ट्विटर इंडिया को सूचना भेजी गई थी आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा। उनमें से कुछ पोस्ट को ट्विटर इंडिया ने डिलीट किया, कुछ को डिलीट नहीं किया, लेकिन ट्विटर का कहना था कि आईटी मिनिस्ट्री के जितने भी पोस्ट भेजे गए थे उन सब पे ट्विटर इंडिया ने एक्शन लिया है। अब ये सवाल ये है कि सरकार क्यों ट्विटर इंडिया या फिर सोशल मीडिया जाइंट्स जो हैं उनसे नाराज़ है, नाराज़गी की वजह क्या है और क्या सचमुच जो सोशल मीडिया जाइंट्स हैं वो बेकाबू हो चुके हैं, सचमुच वो मनमानी कर रहे हैं, सचमुच वो जो डोमेस्टिक लॉज हैं उसका वायोलेशन कर रहे हैं। इसमें कई सारी इसकी जो लड़ियां हैं वो काफ़ी जुड़ी हुई हैं। आप याद कीजिए कि जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय कई सारे बीजेपी के नेताओं ने ये नारे लगाए थे कि गोली मारो सालों को, और ये जो नारा था वो एक ख़ास कम्युनिटी के लिए लगाया गया था और ख़ास करके उस समय एक तरह से जो राइट्स भड़के थे तो उस पर ट्विटर इंडिया ने कुछ कार्रवाई की और बहुतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो भड़काऊ तत्व हैं या फिर जो सोशल डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते हैं उन सब के खिलाफ एक्शन लेने की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, न कि पॉलिसी किसी दल, किसी सत्ता को देखकर लिया जाना चाहिए और उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए और उस मैकेनिज़्म के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सत्ता बीजेपी की है तो बीजेपी और राइट विंग जो एक्टिविस्ट हैं उनके हैंडल को छोड़ दिया जाए, उनके हैंडल को वेरीफाई किया जाए और उनके पोस्टों को उस पर वो कुछ भी लिख सकते हैं और कुछ भी समाज में विद्वेष फैला सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे ट्विटर हैंडल हैं उस पर ट्विटर हैंडल जो इंडिया है कार्रवाई करता है या फिर जो बीजेपी राइट विंग के एक्टिविस्ट हैं ट्विटर इंडिया उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से बायस्ड अप्रोच माना जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया जाइंट्स और ख़ास करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जिस तरह की उन्हें अधिकार दिए गए हैं तो उनका दायित्व होना चाहिए कि वो सभी पक्षों की आवाज़ को अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करें, उपलब्ध कराएं, मुहैया कराएं और एक स्वस्थ डेमोक्रेसी को चलने में मदद करे। लेकिन ट्विटर के खिलाफ जो आरोप पिछले कुछ सालों में अलग अलग जगहों पर लगे हैं, फेसबुक के खिलाफ भी आरोप लगे हैं, न केवल अमेरिका में बल्कि सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में और कई सारे देशों में मुकदमे भी चल रहे हैं कि फेसबुक ने वहाँ के इलेक्शन प्रोसेस को एक तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। और ख़ास करके जब अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था जिसमें कि रसिया का और पुतिन की काफ़ी दिलचस्पी थी, उस समय काफ़ी आरोप लगे थे कि फेसबुक ने वहाँ पर एक तरह से पुतिन की मदद की डोनाल्ड ट्रंप को और एक तरह से उन्हें जिताने में। तो इस तरह के कई सारे आरोप फेसबुक और ट्विटर इंडिया पे पहले भी लगते रहे हैं। शंकर निमेश, द प्रिंट।